हेलो गाइस, वेलकम टू आर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होप सो डूइंग ग्रेट, होप सो डूइंग वेल। सो मैं आपकी एडुकेटर रीटा रुखा है, आपका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। आई एम रीटा रुखाया, मैं अनअकैडमी प्लस पे एडुकेटर हूँ, इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरे आज से 2 नए कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। एक कोर्स पेपर 1 का स्टार्ट होने वाला है और एक कोर्स आप लोगों का पेपर 2 कॉमर्स का स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आप मेरे से कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, विद टेस्ट सीरीज, विद मेगा क्विज एंड विद क्विज सेशन, सो आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ माई रेफर कोड रीटा रुखा फॉर 10% डिस्काउंट। सो इसके भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपकी जो भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 41 रहने वाला है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का तो स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फॉल इन द मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मास्लो की हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 नीड होती हैं। एक इसके अंदर जो मिसिंग है वो क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जिसके अंदर पर्सन को क्या चाहिए होता है? फूड, शेल्टर, क्लोथ। जो उसकी बेसिक नीड होती है वो उनके ऊपर क्या करता है? फोकस करता है। फूड, शेल्टर, क्लोथ के ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो एम्प्लॉयज़ का रिकॉग्नाइजेशन है, जो एम्प्लॉयज़ की एक पहचान है, वो कौन से वाली नीड के अंदर आती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आता है? एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल आता है। वहाँ पे क्या चीज़ आती है कि मैं जो भी काम करूँ मेरा उसके अंदर क्या हो? परफेक्शन हो। सिक्योरिटी नीड के अंदर क्या आती है? सेफ्टी नीड आती है। उसके अंदर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय की सेफ्टी होनी चाहिए। सोशल नीड के अंदर क्या आता है कि मेरे दोस्त होने चाहिए। और एस्टीम नीड का मतलब क्या होता है? ईगो नीड होती है कि मेरी कोई अलग से पहचान हो। सो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। आपने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों ने ए बी सी डी को मैच करना है, तो लिस्ट 2 को आप लोगों ने ऐसे मैच करना है। तो जो लैंडिंग अंडर द कॉस्टोरियम अरेंजमेंट है वो कौन सी कमेटी का पार्ट है? दिस इज ए पार्ट ऑफ शेट्टी कमेटी। तो जो आपका ए है वो 2 से कनेक्ट हो जाएगा। जो फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस है बैंक्स के अंदर होती हैं वो कौन सी कमेटी का पार्ट है? घोष कमेटी का पार्ट है। तो जो बी हो जाएगा वो 3rd से कनेक्ट हो जाएगा। सिक्योरिटीज ऑपरेशन ऑफ द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सिक्योरिटीज ऑपरेशन है ये जानकी रमन कमेटी से कनेक्टेड है। और जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का वो नरसिंहम कमेटी से रिलेटेड है। सो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट विद इन द सुपरवाइजरी परव्यू ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आरबीआई के कंट्रोल के अंदर नहीं है? फॉरेन कमर्शियल बैंक, तो कोई भी बैंक है वो आरबीआई के अंडर काम करता है। आरआरबीज है, ये भी आरबीआई के अंडर काम करता है, 1975 में बनी हुई है ये। म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके ऊपर कौन रेगुलेशन करता है? सेबी करती है। सेबी की क्या फुल फॉर्म होती है? दैट इज द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती हैं। इसका एक्ट 1992 है, लेकिन जो सेबी एस्टेब्लिश हुई थी, सेबी एस्टेब्लिश कब हुई थी? सेबी एस्टेब्लिश हुई थी 1998 के अंदर क्या हुई थी? एस्टेब्लिश हुई थी। कोऑपरेटिव बैंक भी इसी के अंदर आते हैं। म्यूचुअल फंड इसका पार्ट नहीं है। सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। So here is a question number 4. The repo rate and the reverse repo rate are resorted to by the RBI as a tool of। जो रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, आरबीआई मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट को अपनाता है। एक होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? मॉरल सेशन आता है, डायरेक्ट एक्शन लेना होता है, कोटा रेशनिंग आती है और मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है। कोटा रेशनिंग आती है और मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है। और क्वांटिटेटिव के अंदर सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आती हैं। तो जो रेपो रेट होती है और रिवर्स रेपो रेट होती हैं वो आरबीआई किस लिए यूज़ करता है? फॉर द लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए। वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है? इसको यूज़ करता है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच द आरबीआई गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक। द रेट एट विच द आरबीआई गिव लोन टू कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है वो क्या होती है? रेपो रेट होती है। वाइल रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट इज दैट रेट एट विच रेट द आरबीआई टेक लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज प्रमोटेड बाय द IFCI। IFCI की क्या फुल फॉर्म होती है? दैट इज द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसने किसको प्रमोट किया है? केयर को, RGVN को, CCIL को या सिडबी को? सिडबी को तो नहीं किया, क्योंकि सिडबी को किसने किया है? IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ने किया है। IDBI खुद 1964 में बना था और सिडबी का बना था 1990 के अंदर बना था। तो IFC ने किसको प्रमोट किया है? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। किसको प्रमोट किया है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि को किया है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिकेट द राइट सीक्वेंस ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन। इसको याद करने की एक ट्रिक है। सो ये ट्रिक आप लोगों की बहुत काम आती है। ये ट्रिक है आप लोगों की, आई एम ए गुड टीचर। मैं क्या हूँ? एक गुड टीचर हूँ। ओके, आई एम ए गुड टीचर मतलब आई का मतलब सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है? इंटरनेशनल कंपनी आती है। ओके, फिर उसके बाद क्या आती है? मल्टीनेशनल कंपनी आती है। उसके बाद क्या आती है? ग्लोबल कंपनी आती है। ग्लोबल कंपनी आती है। उसके बाद क्या आता है? ट्रांसैक्शनल कंपनी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिजर्व। इनमें से इंटरनेशनल रिजर्व का पार्ट कौन सा नहीं है? इंटरनेशनल रिजर्व में स्पेशल ड्राइंग राइट आते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट किसकी करेंसी है? IMF की। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है। रिजर्व पोजीशन क्या IMF की? वो आता है मॉनेटरी गोल्ड आता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंटरनेशनल रिजर्व के अंदर नहीं आते हैं। आपको पता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, आप लोग पढ़ते हो फाइनेंशियल मार्केट, वो 2 टाइप की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मार्केट जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। एक होती है लॉन्ग टर्म मार्केट जिसके अंदर मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? मोर देन 1 ईयर होता है। तो जो मोर देन 1 ईयर वाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट का नेम बोलते हैं। और जो शॉर्ट टर्म वाली होती है वो क्या होती है? वो मनी मार्केट के अंदर आती है। तो ये मनी मार्केट के पार्ट होते हैं, ना कि इंटरनेशनल रिजर्व के पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंकटाड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ये किसका पार्ट है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। जो सी होगा वो 1 से कनेक्ट हो जाएगा। चलो ये तो हमें गिवन ही है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ITC। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले आप थोड़ा सा डिटेल समझिएगा। अंकटाड क्या होता है? अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1964 में एस्टेब्लिश हुआ है एज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। अंकटाड क्या है? पार्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट डीलिंग का, जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशूज से रिलेट करता है। ठीक है, तो अंकटाड 1964 में बना है। तो जो आपका आंसर करेक्ट है वो क्या? ऑप्शन नंबर ए है। जो अंकटाड है उसके अंदर क्या आती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं। ओके, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? जनरल काउंसिल होती है, गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल होती हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल होती है। तो एक जनरल काउंसिल होती है। ट्रिम इन्वेस्टमेंट मेजर से कनेक्टेड है। और ITC क्या है? UNDP को क्या करता है? प्रमोट कर रहा है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू इन्वेस्ट इन द ICT। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ICT के अंदर इन्वेस्ट करेंगी ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। सो इसको कौन हेडअप कर रहा है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको हेड ओवर कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूटी लेव्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड। जो ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है। ओके, वो टैक्स लगाया जा रहा है वैल्यू ऑफ द गुड्स के हिसाब से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर वैल्यू के हिसाब से लगाया जा रहा है तो इट इज़ नोन एज द एड वैलोरम ड्यूटी। कि उसकी वैल्यू क्या है उसके हिसाब से लगाओगे तो ये एड वैलोरम ड्यूटी होगी। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट होती है जहाँ पे फॉरेन कंट्री के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन की गई है उसको शो किया जाता है। BOP के 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वो सभी ट्रांजैक्शन आती हैं जिससे एसेट और लायबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल अकाउंट में वो सभी ट्रांजैक्शन आती है जिससे एसेट और लायबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट अकाउंट में 3 चीज़ें आती हैं। विजिबल का ट्रेड, विजिबल का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल का ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एंड थर्ड चीज़ क्या आती है? विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, जिसे हम क्या बोलते हैं? 1 साइडेड ट्रांसफ़र का भी नेम बोलते हैं। तो इसके अंदर गुड्स का परचेज आता है, गुड्स की सेल ऑफ सर्विसेज आता है,
ओके, कॉपीराइट बेचा जा रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ये करंट अकाउंट के पार्ट नहीं है, ये दोनों ही किसके पार्ट है, कैपिटल अकाउंट के पार्ट है। तो 4 को यहाँ से एलिमिनेट कर दो, 5 को यहाँ से, 4 को यहाँ से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गुड्स को आप रोड से परचेज कर रहे हो, सर्विसेज को बेच रहे हो, वर्कर का रेमिटेंस आ रहा है, ये सभी क्या होते हैं, बीओपी के करंट अकाउंट में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जो कैश फ्लो होता है उसके AS3 के अंदर किस चीज़ को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, उस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिससे कैश के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा हुआ होता है। कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, इससे कैश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसेट को आप लोग एक्वायर कर रहे हो लीज के ऊपर, इससे भी कोई कैश के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन, इससे फ़र्क पड़ रहा है, हम इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रोडक्टिविटी, प्रमोटेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड रिटेनेबिलिटी इज द कोर ऑफ। हमने एम्प्लॉय की वैल्यू को क्या करना है, फिक्स करना है। वो किसके बेस के ऊपर फिक्स करना है, जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, प्रमोटेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, रिटेनेबिलिटी के ऊपर क्या करना है, उसको फिक्स करना है। सो इसके लिए कौन से वाले मेथड को यूज़ किया जाता है, कौन से वाले को यूज़ किया जाता है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, स्टोचस्टिक रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल क्या किया जाता है, इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को फिक्स किया जाता है प्रोडक्टिविटी, प्रमोटेबिलिटी के बेस के ऊपर। So here is a question number 13. Which of the following refer to a situation in which the merger of the company result in over 25% of the market in the hand of the merged company? मतलब ये एक ऐसी मर्जर की सिचुएशन है जहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंपनी क्या कर रही है, मर्ज हो रही है। जब दो कंपनी आपस में क्या हो चुकी हैं, मर्ज हो चुकी हैं, जब दो कंपनी आपस में मर्ज हो चुकी है, तो जो नई कंपनी मर्ज हुई है उसके पास 25% मार्केट का क्या है, शेयर हो गया है। कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि वो पूरी मार्केट का 25% से ज़्यादा अपने पास रख रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू, इनमें से कौन सी बात ठीक है। आपको लोगों को ये पता है, जो आपने माइक्रो और मैक्रो फैक्टर के बारे में पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में, एक माइक्रो के फैक्टर होते हैं, एक मैक्रो के फैक्टर होते हैं। माइक्रो के फैक्टर होते हैं वो हर किसी को इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन जो मैक्रो के फैक्टर होते हैं वो क्या डालते हैं, हर किसी को इफेक्ट डालते हैं। तो जो मैक्रो फैक्टर की वजह से रिस्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक रिस्क बोल सकते हैं, और इसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, और नॉन डाइवर्सिफेबल रिस्क होता है, हम इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो फैक्टर की वजह से होता है वो क्या होता है, अनसिस्टेमेटिक रिस्क होता है, और ये डाइवर्सिफेबल भी होता है। ओके, और ये डाइवर्सिफेबल भी होता है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो डाइवर्सिफेबल है, नो। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, नॉन डाइवर्सिफेबल होता है, जबकि अनसिस्टमेटिक रिस्क डाइवर्सिफेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो किसकी वजह से होता है, मैक्रो फैक्टर की वजह से होता है, नॉन डाइवर्सिफेबल होता है, और मार्केट रिस्क कहलाता है। ये रिटर्न ऑन द सिक्योरिटीज में चेंजेस आ जाते हैं जब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, उस वजह से होता है। इसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है। सिस्टमेटिक रिस्क 3 टाइप का होता है, इंटरेस्ट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क और मार्केट रिस्क। सेकंड क्या होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। ये फ्लक्चुएशन किसकी वजह से आती है, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से आती हैं, कंपनी के अंदर की वजह से आते हैं। इसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, इसमें बिजनेस रिस्क आता है एंड फाइनेंशियल रिस्क आता है। सो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। So here is the last question, question number 15. Which one is not a major component of the holistic marketing? इनमें से कौन सा holistic marketing का major component नहीं है। Relationship marketing होता है, integrated marketing होता है, internal marketing या social responsible marketing। So कौन से वाला part नहीं है। So देखिए ध्यान से, holistic marketing क्या है, एक नया concept है जो कहते हैं कि हर चीज़ क्या करती है, मैटर करती है। सो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट के 4 कंसेप्ट होते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड, इंटरनल और सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। तो ये सारे के सारे ही क्या है, मेजर मार्केटिंग के कंसेप्ट है। तो इसका आंसर ई लगाकर नन ऑफ द अबव कर दीजिए, क्योंकि ये सारे ही सारे क्या हैं, होलिस्टिक मार्केटिंग के कंसेप्ट हैं। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना क्लास को, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ माई रेफर कोड, दैट इज़ द रीटा रुखा फॉर 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच गाइस जुड़ने के लिए, एंड अच्छी लगी हो क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।